द ओनली रूल अबाउट द बॉयज इज दैट यू डोंट टॉक अबाउट द बॉयज, और हमने वही किया। पिछले 2 एपिसोड को स्किप करने के बाद अब मैं लौट के आ चुका हूँ एपिसोड नंबर 6 के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्साइटिंग हुआ है। मतलब ह्यूई के शरीर में छेद होने से लेकर टाइलर डर्डन के ईस्टर एग तक सब कुछ के बारे में बात करी जाएगी एक एक करके। स्टार्टिंग ऑफ विद हमारे समीर भाई, विक्टोरिया न्यूमैन के पति को 1 सेकंड भी शांति नहीं मिल रही है। पहले भेड़ बकरियों से बचते फिर रहे थे, अब बिली भाई से बचते फिर रहे हैं। पैर काट के अपने अस्तबल में बंद कर लिया और बोल रहे कि वायरस बना बना। अब कह रहा मैं कहां से बनाऊं भाई, उसने एक भीड़ लाके रख दी सामने, साथ में जो केसलर भी है। इंटरनेट पे काफी पहले से एक थ्योरी घूम रही थी जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जो इस एपिसोड के एंड में कंफर्म हो भी जाती है। लेकिन अगर आप इस एपिसोड को भी नोटिस करना स्टार्ट करते हो तो साइंस वर ऑलरेडी देयर, मतलब वो बहुत ही ऑब्वियस कर दिया था इन लोगों ने कि कोई भी पकड़ लेता। मतलब 6th एपिसोड तक तो उन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा ऑब्वियस कर दिया था कि अभी भी उस चीज को ना पकड़ पाना वुड हैव बीन अ ह्यूज मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर भी आगे एपिसोड 6 को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर एपिसोड नहीं देखा तो यहीं पे रुक जाओ। बट अगर आप टेक नाइट की तरह ना तो स्पॉइलर की परवाह करते हो ना तो छेदों की, तो फिर चलो मेरे साथ। तो स्टार्टिंग में हम लोग ह्यूई को अपने पिताजी, जिनकी पिछले एपिसोड में मृत्यु हो गई थी, मतलब मृत्यु करवा दी गई थी बिकॉज दे हैड नो अदर चॉइस, उनकी एशेस को बिखेरते हुए देखते एक होटल के सामने। इस होटल का नाम है ब्रेस्टफोर्ड होटल। इसको मेड इन मैनहट्टन नाम की एक मूवी में दिखाया गया था। मेड इन मैनहट्टन की इस मूवी में भी बात करी जाती है। इसमें रैल्फ फिनेस, जेनिफर लोपेज, वो मत पूछना मुझे कैसे पता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो इस एपिसोड में कम से कम फ्रेंची देखने को नहीं मिलेगा तो मुक्का मारने का मन तो नहीं होगा किसी को। लेकिन ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जो स्क्रीन पे है तो भी इसको मुक्का मारने का मन करता है, और चड्डी मास्टर स्क्रीन पे नहीं होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं दिख जाए बस। और देखो एपिसोड की चीजों को कितना बढ़िया तरीके से फिट किया हुआ है। ठीक है, फ्रेंची एक करेक्शन फैसिलिटी में बंद है। उस करेक्शन सेंटर या डिटेंशन फैसिलिटी या फिर प्रिजन, जो भी बोलना आप बोल सकते हो, उसका नाम हमको दिखाया जाता है वर्नन करेक्शन फैसिलिटी। और हमको आगे पता चलता है कि जो वर्नन करेक्शन फैसिलिटी है ये और कोई नहीं बल्कि हमारे रॉबर्ट वर्नन भाई साहब ओन करते हैं, जो कि टेक नाइट है। और इसको लेकर एक्चुअली में होमलैंडर का क्या बड़ा प्लान है वो भी हमको दिखाया जाता है। मतलब फ्रेंची के अरेस्ट होने से पहले तक ना तो इन करेक्शन फैसिलिटीज का कोई मेंशन था, ना ही डिटेंशन सेंटर्स का, ना ही टेक नाइट का। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स नाउ आर स्टार्टिंग टू फॉल इन प्लेस। तो हमारे एमएम भाई साहब जो मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, अपनी बच्ची से परेशान है, दोस्तों से परेशान है, दुश्मनों से परेशान, किससे परेशान नहीं है ये आदमी। तो वो माइंडफुलनेस की ऐप खोल के मेडिटेशन करने की कोशिश करता है। इतने में एड्रियन उसको कॉल करके बताता है कि भाई देख, टेक नाइट के घर पे एक पार्टी होने वाली है जिसको काफी सारे लोग अटेंड करेंगे, तो अगर तुम लोग चाहो तो वेब वीवर का सहारा लेके तुम भी आ सकते हो और हाईजैक कर सकते हो। अब वेब वीवर कौन है, इसके बारे में हम लोग पिछले वाले एपिसोड में बात कर ही चुके हैं। ये बेसिकली बॉयज के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सस्ता स्पाइडरमैन है, लेकिन इसको जैसा इस एपिसोड में दिखाया गया कॉमिक बुक्स में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कैच ये है कि जब बॉयज की कॉमिक बुक स्टार्ट होती है तब तक बिली बुचर, ह्यूई और इनके साथी लोग मिलकर वेब वीवर के काम ऑलरेडी डाल चुके होते हैं। तो इसकी एक बहुत छोटी सी इमेज हमको दिखाई जाती है और इससे देखकर ये पता चलता है कि जाला अपने पिछवाड़े से तो नहीं छोड़ रहा होता, इसके पास एक्चुअली वेब शूट करने के लिए हाथ होते हैं। मतलब वेब शूटर्स का इस्तेमाल नहीं करता है कॉमिक बुक्स में, ऑर्गेनिक वेब्स को जनरेट करता है लेकिन अपने हाथों से, पिछवाड़े से नहीं। लेकिन इस एपिसोड में हमको पता चलता है कि वेब वीवर एक नंबर का नशेड़ची है, बाकी सारे सूप्स की तरह। इस यूनिवर्स में शायद रायन के अलावा अभी तक कोई अच्छा सूप हमको देखने नहीं मिला है क्या? अगर मिला हो तो कमेंट्स में बता देना, मेरे को फिलहाल तो कोई याद नहीं आ रहा। किमिको अच्छी है, स्टार राइट ठीक है, बाकी बता दे। खैर, तो वेब वीवर के पिछवाड़े में रोहिपनॉल डाल के उसको बेहोश किया जाता है, और पहले तो एमएम उसके जाला छोड़ने वाले पिछवाड़े में डाल देता है, क्योंकि इसके पास 2 छेद हैं, एक हगने के लिए, दूसरा झूलने के लिए। आई डोंट नो हाउ ही डज दैट एक्चुअली, बट या उसके बारे में नहीं सोचते। और फिर ये लोग वेब वीवर के कपड़े पहनाते हैं ह्यूई को, और फिर हमको दिखाई जाती है टेक नाइट की पूरी पार्टी, और द रेफरेंसेस आर ऑल ओवर द प्लेस। मतलब ये बंदा टिपिकल ब्रूस वेन बैटमैन वाइब दे रहा है। सबसे पहले हमको इसका जो वेन मैनर दिखाया जाता है उसके ऊपर एक गार्गोइल दिखाया जाता है जहां पर ऐसे बर्फ लगी हुई है, और ये टिम बर्टन के बैटमैन की पूरी वाइब्स दे रहा था। लेकिन फिर यहाँ पर सारे के सारे 7 के मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं, इंक्लूडिंग होमलैंडर, क्योंकि इस पार्टी में मौजूद है बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और सब दुनिया जमाने की चीजें। और होमलैंडर अपने एजेंडा को लेकर आया हुआ है, वो क्या हमको आगे पता चलता है। लेकिन तब तक वेब वीवर बन के ह्यूई वहां पहुंच जाता है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, इन लोगों को क्या टेक नाइट के छेद फिटिश के बारे में नहीं पता था? क्योंकि इस आदमी के पास तो 2 हैं, ये छेद कर करके इसको कैसे नहीं पता चला ह्यूई को भाई इसके बारे में? द मोमेंट दिस प्लान वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, मेरे को समझ में आ गया था कि इस बेचारे के साथ क्या होने वाला है। उसकी कॉस्ट्यूम के पिछवाड़े में उसी जगह पर एक छेद बना रखा है फॉर होमलैंडर 6। फिर इसके बाद वो एक किताब को नीचे करता है जिसमें सोडोमी की बात करी जा रही है। सोडोमी क्या, इसको गूगल करने प्लीज मत जाना, प्लीज मत जाना, जान देख लेना अपने हिसाब से, मतलब मम्मी पापा के सामने तो मत ही जाना। खैर,
एलिवेटर खुलता है, चमगादड़ की आवाज आ रही है। एलिजा नाम का एक बटलर है, उसके पास खुद की एक बैट केव जैसी बना रखी है। एक साइड किक है जिसका नाम लाडियो है, हमको आगे जाके पता चलता है। लाडियो बेसिकली बॉयज के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक और साइड किक सुपर हीरो होता है, जो कि स्टील नाइट का साइड किक होता है, जो टेक नाइट से पहले का टेक नाइट था। लेकिन अफसोस वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास इसकी डेथ हो जाती है और इसके बारे में हमको उसके आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पता चलता है कि टेक नाइट ने इसको बांध के रखा हुआ है क्योंकि लाडियो ने उसको सपोजिटली धोखा दिया हुआ था। अब मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि बॉयज की कॉमिक बुक्स में टेक नाइट और उसके साइड किक स्विंगविंग के साथ में कुछ खतरनाक से कांड हुए हैं। क्या थे उसके लिए एपिसोड 1 देख लेना। 3 सब बस डिमोनेटाइज नहीं होना। नाउ टेक नाइट की टेक केव के अंदर ह्यूई के साथ क्या कर्मकांड होते हैं अगले 10 मिनट तक, ये मैं अपने वीडियो को बिना डिमोनेटाइज करे नहीं बता सकता, तो फिर समझ लेना आप अपने हिसाब से। लेकिन वहां पर एशली आती है, उसके साथ कुछ करने की कोशिश करती है और फिर उसके साथ कुछ और हो जाता है। लेकिन ऊपर हमको ये पता चलता है कि होमलैंडर जो है उसने एक्चुअली में कुछ अलग टाइप का प्लान बनाया हुआ है। विक्टोरिया न्यूमैन को वो बताता है कि वहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबको वो सिंगर के खिलाफ भड़काकर सभी को अपनी साइड लेना चाहता है और वो उसका मास्टर प्लान है। लेकिन वो होगा कैसे, वो सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं सिस्टर सेज के प्लान पे। और क्योंकि सिस्टर सेज सारे पत्ते होल्ड कर रही होती है और एमएम स्टारलाइट ये सब अंदर पहुंचते हैं, इनका इनकाउंटर होता है। एमएम शूट कर देता है सिस्टर सेज को सिर में और उसके बाद उसको आ जाता है पैनिक अटैक, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सिस्टर सेज के दिमाग पे शूट करने से वो मरती नहीं है, उसका दिमाग रीजनरेट कर जाता है। बस वो थोड़ी देर के लिए अपनी स्मार्टनेस को खो देती है। एंड दैट वाज गुड इनफ टू सैबोटाज होमलैंडर्स प्लान फॉर अ व्हाइल, क्योंकि वो पैनिक करने लगता है। एमएम को पैनिक अटैक आता है, एड्रियन उसको वहां से लेकर जाता है अस्पताल के अंदर। नाउ यू सी यहां से कैसे कैसे कैरेक्टर्स के आर्क्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि होमलैंडर और सिस्टर सेज की जो एक टीम है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल है और इनके बीच में कोई भी दरार नहीं आ सकती, क्योंकि होमलैंडर को सिस्टर सेज की जरूरत है। बट आफ्टर सीइंग हर लाइक दिस, जो होमलैंडर को काफी वल्नरेबल स्पॉट में डाल देता है वहां पे, क्योंकि होमलैंडर खुद चीजों को फिक्स करने की कोशिश करता है एंड दैट फेल्स मिजरेबली। तो होमलैंडर को ये चीज कतई पसंद नहीं आती। हालांकि विक्टोरिया न्यूमैन वहां पर आकर चीजों को संभाल लेती है और डैमेज कंट्रोल कर लेती है, बट होमलैंडर डिड नॉट लाइक टू बी इन दैट स्पॉट, स्पेशली तब जब उसको बाद में ये पता लगता है कि वो जो पूरी लीक हुई थी वो एक्चुअली में कोलमैन भाई साहब ने नहीं करी थी, बल्कि कोई और भी था जो उनकी टीम में शामिल था, क्योंकि वहां पर स्टारलाइट मौजूद थी। तो इन लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री, हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता और इनकी टीम बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, वो धीरे धीरे करके टूटनी शुरू हो गई है। सिस्टर सेज के ऊपर होमलैंडर को वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ऐसा लगने लगेगा कि मे बी सिस्टर सेज खुद लीक कर रही है चीजें बिकॉज शी इज टू स्मार्ट फॉर हर ओन गुड, और आगे जाकर होमलैंडर हो सकता है खुद ही उसको ठिकाने लगाने का काम करे। बट सिस्टर सेज बीइंग टू स्मार्ट उस चीज को ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुकी होगी, क्योंकि वो होमलैंडर को भी बोल चुकी है कि आगे जाकर मैं तुम्हारे लिए थ्रेट बन जाऊंगी और तुम मुझे ही मारने की कोशिश करोगे। So I'm pretty sure Sister Sage has some sort of plan in place जब होमलैंडर ऐसे खसकेगा उसी के ऊपर तो। But on the other hand इस मौके का फायदा उठाती है पटाखा, मतलब फायर क्रैकर, क्योंकि उसको पता है कि होमलैंडर को सेट करने का यही तरीका है। उसने थोड़ी दवाई वगैरह ली। अब वैसे तो मेडिसिन का इस्तेमाल करके लैक्टेशन को इंड्यूस करवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने जिस मेडिसिन का मेंशन किया है उससे कार्डियोमेगेली होती है, मतलब इसके हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज आगे जाकर इसी के लिए खतरा बनेगी। हालांकि अभी फिलहाल वो उसके फायदे उठा रही है और होमलैंडर को दे भी रही है, क्योंकि होमलैंडर को वो मिल चुका है जो उसको बहुत समय से चाहिए था। ही एक्चुअली गोज इनटू अनदर मोड। भैया जी कहां से दूध इकट्ठा करके अपने कमरों के ड्रॉज में छुपा के रख रहे थे, लेकिन फाइनली अब उनको सीधे सोर्स से मिल रहा है। तो यू सी 10 मिनट के अंदर कैसे केमिस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हमको लग रहा था कि सिस्टर सेज और होमलैंडर की जो केमिस्ट्री है उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 10 मिनट के बाद अब होमलैंडर को एक रीजन मिल चुका है फायर क्रैकर के साथ जुड़े रहने का, बहुत ही बुरी तरह से। इनफैक्ट वो उसको ऐसी चीज दे रही है जिसके बदले वो किसी को भी दुनिया में मार सकता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। सिस्टर से 4 आ जाए उसको नहीं। बट इसी के साथ हमको एक नई चीज और भी पता लगती है, और वो ये है कि होमलैंडर का प्लान क्या था। वो बेसिकली कई सारे बड़े बड़े लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को अपनी साइड पे लेके आना चाहता है। न्यूमैन को इलेक्शन जिताना चाहता है, सूप्स के हाथ में पावर देना चाहता है, और इंसानों को बहुत ही बुरी तरह से सप्रेस करना चाहता है। जो उसकी बात नहीं मानेंगे उनको कुछ कैंप्स में रखेगा। वो कैंप्स एक्चुअली में टेक नाइट के करेक्शन सेंटर्स या प्रिजन्स या जो भी फैसिलिटीज हैं उनको बनाएगा। तो मतलब आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि होमलैंडर इन अ वे अमेरिका को पूरी तरह से टेक ओवर करने का प्लान बना रहा है स्ट्रैटेजिकली। हालांकि वो चाहे तो हर एक चीज को ब्लो अप कर सकता है, सब चीजों को अपने कंट्रोल में ले सकता है, और उसको कोई भी रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। रोकने की कोशिश करेंगे भी तो वो सब चीजों को तबाह करके रख देगा और जाकर प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाए। लेकिन नहीं, वो इन सब चीजों को स्ट्रैटेजिकली एग्जीक्यूट करना चाह रहा है ताकि वो कुर्सी पे भी
भी ना बैठे, मतलब उसका फेस ना हो, फिर भी वो सारी चीजों को कंट्रोल करे और पूरी की पूरी पावर उसके होल्ड में। लेकिन इस एपिसोड के एंड में आता है एक्चुअल रियलाइजेशन जो हिट करता है हम लोगों को, और वो ये है कि यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब और टाइलर डर्डन इज एक्चुअली रियल। क्योंकि हम लोग देखते हैं बिली बुचर, जो केस्लर आपस में बात कर रहे होते हैं। बिली समीर को कहता है कि बस तुम इतना पोटेंट वायरस बनाओ कि होमलैंडर को मार दे, बाकी मेरे को किसी सूप को कुछ नहीं करना है, और फिर तू भी अपने रास्ते निकल जा, मैं भी अपने रास्ते निकल जाऊंगा, खुशी खुशी जितनी मेरी जिंदगी बची मैं भी जी लूं। लेकिन समीर उसको कहता है तुम बात समझ नहीं रहे हो, वो वायरस बन नहीं सकता, क्योंकि इतना पावरफुल वायरस अगर बनाया गया तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा और जितने भी सूप्स अर्थ पे मौजूद है उन सब को खत्म कर देगा, सिर्फ होमलैंडर को नहीं, सबको। मतलब होमलैंडर को अगर वायरस दिया तो सारे सूप्स मर जाएंगे। ये क्या बात हुई, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स बना दिया। बट इससे भी बड़ा झटका हमको तब दिया जाता है जब हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली जो केस्लर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे बिली बुचर की वाइफ सिर्फ उसको नजर आती है, तो जो केस्लर भी बस उसी को नजर आता है, और ये स्टार्टिंग से ही था। मतलब जो भी बातचीत, जो भी चीजें उसने जो केस्लर के साथ करी, वो एक्चुअली में उसका इमेजिनेशन था और वो सब कुछ अकेले ही निपटा रहा। तो इस बात को सुनकर एक तरफ बिली की वाइफ जो होती है वो बिल्कुल भी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, हम इस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जो केस्लर कहता है कि बहुत बढ़िया, सारे के सारे सूप्स खत्म हो जाएंगे, एक पैंडेमिक हो जाएगी और सूप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो यहाँ पर आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि बिली बुचर के दो अलग अलग कॉन्शियस है, जहां पर उसकी वाइफ उसको अच्छा काम करने के लिए बोल रही है, वहीं पर जो केस्लर उससे वो करवाना चाहता है जो उसकी वायलेंट साइड है, जो उसकी एग्रेसिव साइड है, जो बिली बुचर हम सीजन 1 में देख रहे थे वो। और वो बस उसको ये बोल के निकल जाता है कि डैडी इज होम, मतलब अगर मैं ये करने के बारे में सोच रहा हूँ इसका मतलब ये है कि तू भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश है। तो जहां तक मुझे लगता है तो अगले वाले एपिसोड्स में हम प्रोबेबली बिली बुचर को वायरस बनवाते हुए देखेंगे, क्योंकि अगर इस वायरस को मेंशन किया गया है, समीर को अभी तक जिंदा रखा गया है, तो फिर डेफिनेटली दिस वायरस इज गोइंग टू बी मेड, और वो एक ऐसे अल्लम गल्लम टाइप की चीज होगी जो एक थ्रेट की तरह एक्ट करेगा होमलैंडर को खत्म करने के लिए। अब ये उसको इस सीजन में यूज करेंगे, अगले सीजन में यूज करेंगे, या फिर यूज करेंगे भी कि नहीं ये हमको नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता चल चुका है कि जो केस्लर जो है उसी ने इज़ीकियल को मारने में हमारे बिली बुचर की मदद करी थी। मतलब वो उसी के शरीर में रहने वाला वो प्रोबेबली ट्यूमर पैरासाइट है जो ऑपरेट करता है अपने आप से, और आगे जाके चीजों को प्रोबेबली और काफी इंटरेस्टिंग भी बनाएगा। तो ये था बॉयज के एपिसोड 6 में जो कुछ भी हमने देखा। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि चीजें थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस कर रही थी, और इस एपिसोड में हमने थोड़ी सी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है। होमलैंडर के पर्सपेक्टिव से भी चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी एज पे और पुश किया जा रहा है। जो सिस्टर सेज उसको थोड़ा सैनिटी मेंटेन करके रखी हुई थी वो भी अब जा रही है। फिर पटाखा उसको अपनी तरफ से खुद मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज वो भी काइंड ऑफ अनस्टेबल ही है। और अनस्टेबिलिटी से बिली बुचर की तो बात करो ही मत आप। उसके अंदर 2 नहीं 3 लोग रह रहे हैं, और वो पैरासाइट पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। तो अब देख के ऐसा लग रहा है कि सीजन थोड़े से इंटरेस्टिंग ट्रैक को पकड़ा है, और बस इसी इंटरेस्टिंग ट्रैक पे चलना चाहिए। एंड आई होप कि थिंग्स गेट मोर इंटरेस्टिंग नाउ, क्योंकि इसके बाद फाइनल सीजन। बट यार डू लेट मी नो आपको क्या लगता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।